एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी की प्रैक्टिस क्लास की, और जिसमें हम ये सीखेंगे अगर एसएससी आप 2025 को टारगेट करते हैं और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पढ़ने के बाद बना सकें, तो क्वेश्चन लगाने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो क्या हो सकता है, उस पर हम लोग चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये हमारा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिस पे आपको ये एसएससी का प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने स्पीड को कई गुना तेज कर सकते हैं अगर आप पहले से कुछ भी पढ़े हों तो। दूसरा, अगर आपको मैथ्स में वीक हैं, अगर आप पूरा कवर करना चाहते हैं, यानी कि हर एक चैप्टर में अपने आप को मास्टर बनाना चाहते हैं और शुरू से करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अभी कॉन्सेप्ट में भी आपको प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और सारे अप्रोच जो हो सकते हैं क्वेश्चन लगाने के, वो सारा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये भी आपको मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप में मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और, अभी इस पर एक कूपन कोड लगा सकते हैं आप लोग J70 का, जिस पे आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा। ये जून का कोड है, यूज़ करने पे 60% का ऑफ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस वाले सेट में हमने 2-4 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग इसको पूरा करते हैं सेट नंबर 3 को। तो एक बार जल्दी से बता देंगे कमेंट करके सभी कुछ ओके है, आवाज़ आ रही है, सब कुछ क्लियर है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, CGL 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम का, और इसके बराबर में 1 दिया हुआ है। 1 देने का मतलब अगर इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं। और वैसे भी देखिए ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, इसको लगभग 99% लोग बना लेते हैं अगर थोड़ा सा बेसिक रूल आपको पता है बोर्ड मास का। तो हम पहले इसमें भाग दे दिया, ये 11 आ गया, यानी 11K आ गया, माइनस में 9 बराबर में, देखिए ये 36 है, ये 35 है। थोड़ा कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हैं, ये घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो 1 + K² बन गया। सभी को एक तरफ कर लेते हैं, K² माइनस में 11K प्लस में 10 बराबर में 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक 10 और 1 का कम्बिनेशन बन जाएगा। दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को गुणा करने पे 10 और जोड़ने पे -11 चाहिए। तो K की जो वैल्यू अगर माइनस में है तो दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर इसमें चाहें तो दूसरा ऑप्शन वैल्यू पुटिंग का भी हो सकता है कि ऑप्शन से बारी बारी से इसमें रखने पे बराबर आ जाना चाहिए, तो भी आंसर निकाल सकते थे। अगर द्विघात समीकरण थोड़ा मुश्किल हो तो ऐसा कर सकते हैं, वैसे तो इजी तरीके से जा सकते थे। ये कॉमन क्वेश्चन में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा K का मान हो सकता है और अगर ये नंबर 6 से विभाजित है, तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि 3 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। 2 से कटने का रूल होता है कि अंतिम वाला डिजिट हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो ये नंबर में हमने देखा कि K का जो मान होगा वो सम संख्या होगा, जो सभी में है, इन चारों में सभी के सभी सम संख्या, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, दूसरा चीज़ हमारे पास लेकिन एक कंडीशन है कि साथ में सम संख्या के साथ साथ एक चीज़ और होना चाहिए कि ये 3 से भी कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो 3 से देखिए 2 और 1 3 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, बचा हमारा 4 + K। अब इस K के जगह पे हमको रखना है जो हमारा 3 से कट जाता है। अगर बोलेंगे 2 रख दीजिए तो 2 आंसर इसका हो सकता है, 6 कट जाएगा। और कोई नंबर हो सकता है तो आप बोलेंगे 2 के अलावा हम 4 रखेंगे और 8 भी रख सकते थे। 8 अगर रखेंगे तो देखिए 8 और 4 12, ये भी हो सकता था। तो K की जो पॉसिबल वैल्यू है वो हमारे पास 2 है और 8 है। ये 2 मान हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास जब हम इनमें से एक ही ऑप्शन दिया है तो हम पहले वाले के ऑप्शन की तरफ जाएंगे इसमें कि सही वाला सही हमारे पास आंसर है। हाँ, बाकी आप लोग बताइए एक बार। वीडियो कट तो नहीं रही है ना कहीं पे, मतलब ठीक है, आगे देखा जाए। ये क्वेश्चन वैसे हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वाले सेट में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो गलती से पूरे क्वेश्चन हो नहीं पाए थे, 4-5 क्वेश्चन ही कर पाए थे, 15 से 20 मिनट का ही क्लास हो पाई थी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन में कि कभी भी इलेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाए तो इनको ग्राफ बना के नहीं करना है एग्जाम में, या तो 100 से इक्वल करना है या तो रेशियो लगाना है, ये दोनों से ईजी हो जाता है। कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में यहाँ Y मतदाताओं ने, ठीक है, यहाँ था Y% था, इंग्लिश में दिया होगा, Y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो हम Y को मान लेते हैं कि A से B लोग ऐसे थे जो मत नहीं डाले थे। अच्छा, दूसरा 10% लोगों का मत अवैध हो गया था, 10% मतलब 1/10। तो 10 में से अगर 1 अवैध हो गया तो कितने लोगों ने दिया होगा, तो बोलेंगे 9 लोगों ने दिया होगा। इसके बाद की कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ फिर से समझाते हैं हम आपको
कि जबकि वैध मतों में उम्मीदवारों में किसी एक पक्ष में पड़े जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का इतना प्रतिशत मत मिला है वैध मतों का। और क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है कि इतने मतों से निर्वाचित घोषित किया गया और चुनाव में मतदाताओं के कुल लोगों की संख्या 16,000 थी, वाई का मान निकालना था। अब देखिए ये 50 से कितना ज़्यादा पाया तो बोलेंगे 9.375। अब ये नंबर पाया है, इसके अलावा जो नंबर रहा होगा बचा हुआ वो किसका रहा होगा, जो हारने वाले का, तो इसी का 2 गुना कर लीजिए 18.75 आ जाएगा। तो ये इतना % से जीता है और इसको हम लिखते हैं 3/16, यानी कि 16 अगर वोट थे तो 3 वोट उसमें से ये 2484 के बराबर, यानी कि 16 में से ये 3 वोट जो मिलेगा वो इसके बराबर है। लेकिन एक्चुअल में 16,000 थे जिसमें से इसको मिला है 2484। अब ये बराबर है, इन तीनों का गुणा करने पे ये आना चाहिए था। अब जो नंबर जिधर कट जाए काट सकते हैं, जैसे एक 0 से यहाँ 100 बच गया, ये 9 × 3 27 से डायरेक्ट भाग दीजिए, या तो पहले 3 से 8 बार, 3 से 2 बार, 3 से हमारे पास 8 बार, फिर 9 से 9 बार हो जाएगा, 9 से 2 बार। तो यानी कि ये ए और बी का जो मान आया है, देखिए 100 से 92 आया, मतलब कितने की कमी हो रही है, 8% की। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 8% होगा, वाई का मान जो होगा 8% होगा। ठीक है, तो ये ईजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन पे भी हमने डिस्कस किया था लास्ट में कि जब क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो आपके एग्जाम में तो आप इनको अप्रॉक्सीमेशन से लगाना है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था कि मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए की राशि उधार ली। तो हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि ये डेटा पे पहले 20% निकालें, फिर उसके बाद जो इसने राशि जमा की होगी फिर उसको घटाएंगे प्रिंसिपल में, फिर से 20% निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हमने क्या बोला था कि सबको 0-0 बना लीजिए, क्योंकि अप्रॉक्स हम तभी लगाते हैं जब हमारे पास ऑप्शन दूर दूर है। जैसे ये 56,000 है, ये 55,000 है, 55,063 है, 56,049 है, मतलब दूर दूर है। ये 561 है, ये 564 है, दोनों में बहुत अंतर है। ये 558 है, ये 556 है, अंतर है कहीं ना कहीं। तो आप इन सब में हमने 0 बना दिया। हमने मान लिया कि इतना ही मान लेते हैं कि 4200 अभी इसने उधार लिया था, 20% इसका अगर देगा, अगर 20% तो बहुत मेंटली निकाल सकते हैं, 420 का डबल 840। अच्छा 840 इसने क्या किया कि पहले महीने ब्याज हो गया, पहले 4200 था, 840 और जुड़ गया उसमें, लेकिन इसने कुछ पैसे उधार दे दिए। तो हमने इसको भी थोड़ा सा 0-0 बना लेते हैं और ईजी बनाने के लिए हम मान लेते हैं इसमें 200 रुपये इसने उधार दे दिए, क्योंकि 2 0 यहाँ हमने कम लिया था, 2 0, तो यहाँ भी 2 0 हटा देते हैं। 200 रुपये उधार इसने वापस किया होगा, और अगर इसमें से ये 200 वापस कर दिया, अगर मान लीजिए इस 200 को घटा लें तो अभी हमारे पास 4,000 रुपये और बचे हैं। अब इस पर फिर से 20% लगेगा ब्याज, और इसका ब्याज कितना आएगा, 20% बोलेंगे 800 आ जाएगा। अब देखिए ये ब्याज देना है इसको, ये ब्याज देना, और प्रिंसिपल का ये अमाउंट देना है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ लीजिए 4,000 में 8 8 1640 जोड़ लेना है, तो ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास देखिए 564 वाला आंसर आ सकता है। 564 वाला मतलब ये वाला आंसर, तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इजी तरीके से जा सकते हैं अगर क्वेश्चन को लगाना चाहें तो। एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अगर सीजीएल के हिसाब से देखें, वैसे ये इजी लेवल है कि एक पंसारी लागत मूल्य पे चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के जगह पे 870 ग्राम के नकली वजन का यूज करता है। पहला चीज बोला कि जो सीपी वाला सामान है वो इसको एसपी मतलब दोनों को सेम में रखेगा। दावा करता है क्रय मूल्य पे बेचने का, लागत मूल्य पे जितने का है उतने का बेचेंगे, लेकिन चोरी कर लेता है। हमेशा वेट को उल्टा लिखते हैं, यहाँ पे उल्टा लिखने मतलब 870 वाला 1000 ग्राम में दे रहा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैसे कट जगह आए तो आएगा वही सेम चीज 87 और 100। तो इसमें ये 13 रुपए का प्रॉफिट कमाया है 87 से। अब इसको काट के देखिए, 13 छंग 78, 1/6, 13 सत्ते 91, 1/7, इन दोनों के बीच में आंसर होगा। इसकी वैल्यू होती है 16.66, इसकी वैल्यू होती है 14.28। इन दोनों के बीच में आएगा तो ये दोनों आंसर गलत हो गया, बचा आपके पास ये 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में देखेंगे इसके नजदीक आ रहा है, मतलब हम इसको आंसर कर लेंगे, इसको काट लेंगे। अगर लगे कि नहीं इससे आप नहीं निकाल पा रहे तो आप 1300 बटे में 87 कर सकते हैं कि 87 से 1 बार जाएगा, फिर 87 से 4 बार जाएगा, तो आपको दिखा 1.4 मतलब 14 के पास वाला आ रहा है, तो ये सब तो वैसे ही गलत है। यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, तो ये बी वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। भाग देके भी निकाल सकते थे, और ये बस कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, तो ईजी था आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी क्या था, आसान था। एक बार मुझे बताएंगे आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के को पी को 100 रुपये के भुगतान करना था। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 थी। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी थी। अब एक कॉमन चीज़ है, देखिए इसमें वेरिएबल्स
3 दिए हैं, इक्वेशन इसमें 2 ही बनता है। तो ये क्वेश्चन तो गलत है एग्जाम के हिसाब से, लेकिन जैसा ऑप्शन दिया ना उसके हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं एलिमिनेट करके। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा गया, कई सेट में आए थे 2024 में, तो इसके लिए फिर से रेडी रहेंगे कि अगर 5 रुपए का सिक्का हम मान लेते हैं ऑप्शन में कि 13 रहा होगा, तो 13 गुणे 5 65 रुपये हो सकता है। अगर 17 के हिसाब से देखें तो ये 85 हो सकता है, 18 के हिसाब से देखें तो 90 रुपये हो सकता है, 16 के हिसाब से देखें तो हमारे पास कितना हो सकता है, 80 रुपये हो सकता है। लेकिन इन सब में अगर देखा जाए तो पहला वाला मान लीजिए कि ये, इससे हम देखें कि ये गलत क्यों है। तो 85 रुपये हो गए, टोटल सभी रुपये होने चाहिए, 17 सिक्का ही हुआ है, बचा कितना सिक्का 40 में, तो बोलेंगे 23 सिक्का बचा हुआ है। अब 23 सिक्का का अगर सब सिक्का 1 रुपये के भी होते हैं तो अगर हम 23 रुपये जोड़ेंगे 85 में, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 18 गुणे 5 90, अभी बचे हैं हमारे पास कितने सिक्के यहाँ से, तो अभी 22 सिक्के बचे हैं। 22 अगर 1-1 रुपये के होंगे तो भी 100 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 80 रुपये हो गए और अभी सिक्के 24 हैं, 24 भी 1-1 रुपये के होंगे तो भी 80 से ज़्यादा यानी 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी के 65 के बाद अभी 35 की ज़रूरत है, और इसमें जो बचे हुए 27 सिक्के हैं इसमें 35 रुपये बन सकता है। एग्जैक्ट संख्या हम नहीं निकाल सकते हैं कि 27 में कितने 2 रुपये का कितने 1 रुपये का, ये तो निकाल ही नहीं सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी से भी सीखी है और यही आंसर दिया भी था एक्चुअल में। तो मतलब ये ऑप्शन ऐसा बना के दे रहे हैं कि आप खुद चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला पॉसिबल हो सकता है आंसर। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना कि क्वेश्चन बनाया और लगेगा तो है नहीं। ये एक इजी क्वेश्चन है, एलिगेशन का देखेंगे। एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत जो दिया था क्रमशः 75 और 80 है। तो 75 और 80 एक लड़कों का है, बॉयज़ एंड गर्ल्स है, और दोनों का औसत दिया हुआ, इनका अनुपात पूछा गया। ये बहुत ही बेसिक है, एकदम 0 लेवल वाले क्वेश्चन, और ये घटा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे तो ये इनका अनुपात का संख्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, संख्या नहीं। चलिए यहाँ तक तो कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब देखिए वो क्वेश्चन जो नहीं हुए थे आपके एग्जाम में। राजेश उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने के लिए ऑर्डर लिया, जिसमें से उसे ऑर्डर के लिए 17/27 को 34 दिनों में पूरा करना था। छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा करना है, अभी कोई क्वेश्चन था एग्जाम के लिए, बताइए। 17 यूनिट की वैल्यू 34 दिया है 2 गुना पे, तो 27 की वैल्यू 2 गुना पे 54 हो जाएगी। तो ये 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आते हैं जहाँ पे आपको सीधा सीधा निकाल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि भरत है कि क्या नाम है, चलिए जो भी नाम हो, पाइप पी जो है और पाइप दूसरा वाला हमारे पास है भरने वाला, क्यू से 21 गुना तेज है। जो पी की जो क्षमता है वो क्यू से 21 गुना तेज है, ठीक है। और यदि क्यू टंकी को 110 मिनट में टोटल वर्क निकालना होता है, देखिए 110 मिनट लेता है, क्यू की क्षमता 1 है, 1 से गुणा कर देते हैं, ये टोटल कार्य हो गया। दोनों भरने वाले पाइप को एक साथ खोलने में टंकी कितने में भर जाएगा, अगर दोनों मिल जाएंगे तो इसी 110 काम को इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। इससे भाग दे देंगे, यानी कि 5 मिनट में ये टंकी भर जाएगी। ये भी 2, 4, 10 सेकेंड वाले क्वेश्चन थे, इजी वाले, कॉमन बेस पे थे। 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय में और समान दिशा है, और इसमें रिलेटिव स्पीड का ध्यान देना आपको। समान बिंदु से 6 और 12 की चाल से दौड़ना आरंभ करते, अगली बार कितने देर बाद मिलेंगे। देखिए दोनों की स्पीड ध्यान से समझिएगा कि अगर ये समान दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा वही उसको पकड़ पाएगा। कितना ज़्यादा, तो बोलेंगे 6 की स्पीड है, चलना कितना है 840, 6 से भाग दे दिए, 6 और हमारे पास 2, 4, 140 सेकेंड में इसको पकड़ लेगा। ये वैसे ही ईजी था, ये भी मतलब अगर आप मेंटली करेंगे तो 10 सेकेंड सफिशिएंट टाइम है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। अब ये क्वेश्चन बेसिक अलजेब्रा से है। अब देखिए ये बेसिक फार्मूला अगर आपको पता है तो ये कुछ भी है नहीं वैसे, ये a+b होता है और a माइनस, मतलब ये वाले क्वेश्चन आप 2-2, 3-3, 4-4 सेकंड में वैसे तो देख के भी लग सकता है। ये अगर आप सही से पढ़ें तो इसमें हमको दिख रहा है प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला आंसर आ जाएगा। ये क्या हुआ, माइनस वाला दिया नहीं है क्या इसमें, तो भी एक बार मैं कर लेता हूँ। देखिए एक ब्रैकेट में x+3 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x-3 आ जाएगा, नीचे में +3 वाले से कट जाएगा तो बचा हमारे पास x-3। हो सकता है एक माइनस वाला कोई आंसर रहा हो इसमें, 2 प्लस के आंसर तो आ नहीं सकते, तो माइनस वाला यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ये भी मतलब 10 सेकंड सफिशिएंट टाइम था। अब ये भी देखिए कॉमन सा क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन, देखिए नीचे वही लिख सकते हैं इसको, एक ब्रैकेट में x-5, एक ब्रैकेट में x+5, तो इससे ये वाला कट गया। अच्छा ये वाला क्या है, अब ये चीज़ आपको दिखनी चाहिए कि ये x+5 का क्यूब है और नीचे में x+5 है, तो ये एक 5 से एक 5 कट गया, स्क्वायर कर देना, x का स्क्वायर +25 + 5 दूना 10x। तो ये वाला आंसर कौन सा वाला है, ये वाला है। ये भी इजी था, 10 सेकंड सफिशिएंट टाइम है। अगर आप क्यूब और a+b का होल स्क्वायर, a² - b² के फार्मूले जानते हैं तो उसके क्वेश्चन है।
एक ऐसा क्वेश्चन जो लगभग हर बार ही पूछा जाता है सीजीएल के प्री एग्जाम में या फिर सीएचएसएल या सीपीओ कोई भी एग्जाम देते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल का, कि अगर ये दोनों सेम एंगल है, सेम एंगल, और इन दोनों का अगर योग 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो इनका जो वैल्यू आता है 1 आता है, तो ये 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये साइन भी रहता तो भी हो सकता है, कॉस रहेगा तो भी हो सकता है। ये कंप्लीमेंट्री प्लस आइडेंटिटी का केस होता है, जिसमें इसमें कंप्लीमेंट्री एंगल भी लग रहा, साथ में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला की वैल्यू 1 होती है। इस वजह से ऐसा होता है, क्योंकि अगर इसको साइन में बदल देंगे तो ये साइन स्क्वायर 29 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर, तो ये 1 बन जाएगा। तो हर बार इसको बदलना नहीं है आपको बस देखना है कि दोनों सेम में है और दोनों कंप्लीमेंट्री हैं, तो 1 आ जाएगा। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी 10 सेकंड वाला ही क्वेश्चन इस तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा देखिए, ये भी सेम है, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये 30 है और ये 30 है, दोनों साइन है, दोनों का सम 90 है, तो ये 1 आ गया यहाँ से। अच्छा और देख लीजिएगा, यहाँ साइन स्क्वायर 45 है और यहाँ भी साइन स्क्वायर 45 है, दोनों 90 है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा और देख लेते हैं क्या इसमें बचा है, ये 40 50, ये दोनों देखिएगा, ये 90 है, तो इनकी वैल्यू देखिए माइनस में है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो -1 आ जाएगा। ऐसे ये दोनों माइनस में है, ये दोनों का सम भी 90, तो ये -1 आ जाएगा, दोनों कट के क्या आ जाएंगे 0। तो मतलब ये भी आपका 10 सेकंड वाला ही क्वेश्चन है, बस आपको ढूंढना था कंप्लीमेंट्री कौन कौन सा बन रहा है। सेम ही सिंबल में रहेगा तभी ऐसा होता है, यानी या तो कॉस में रहे या तो साइन में रहे, दूसरे चीज़ों में लगेगा, लेकिन अगर उनकी आइडेंटिटी को फॉलो करेगा तब, जैसे सेक वाले में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के कंपेयर में आएगा, तो आप उसको 1 कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको आगे चलिए। कोसेक थीटा की वैल्यू 5/3 दिया। अच्छा ये देखिए tan स्क्वायर थीटा होता है, ये आना चाहिए आपको डायरेक्ट, और tan कॉट का जब गुणा होता है तो दोनों कट जाते हैं, दोनों रेसिप्रोकल। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इस कोसेक की वैल्यू 5/3 दिया है, तो 5/3 का स्क्वायर कर देना है, 25/9 आ जाएगा। कौन सा वाला, ये भी 10 सेकेंड वाला ही क्वेश्चन था, और बिना देखे भी लगा सकते, मतलब बिना लिखे भी लगा सकते थे इसको। बाकी अगर किसी को ये चीज़ें बेसिक जानकारी भी नहीं है तो फिर वो थोड़ी प्रैक्टिस करे, थोड़ा फार्मूला को समझे कि क्या होता है। बेसिक आइडेंटिटी वाले फार्मूला तो आपको आने चाहिए। अगर आप सभी ने पढ़ा होगा, उसके लिए अगर आप सभी ने आपको सर्कल का एक ट्रिक का वीडियो आपको डाला गया था, अगर आप सभी ने पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ आपको सिखाई गई थी कि अगर हमारे पास कॉर्ड वाला क्वेश्चन आ जाए तो इनका आधा कर लेते हैं 5, इनका आधा कर लेते हैं 12, इसका ट्रिपलेट बना लीजिए, क्या आ जाएगा 13 रेडियस आ जाता है, और इन दोनों का डिफरेंस ये 7 होना चाहिए। ये ट्रिकी अप्रोच था लगाने का। बाकी देखिए पूछा क्या क्वेश्चन में, व्यास पूछा है, तो 13 का डबल कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। बाकी आप इसको बना भी सकते हैं, बनाने का मतलब कैसे, बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं, ऐसा बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है। वो क्वेश्चन का केंद्र दिया है, AB और CD त्रिज्या की समान भुजा पे 2 समानांतर जीवाएं हैं और लंबवत हैं, एक तरफ है कि 2 तरफ, वो देखना होगा। इसमें सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान है, AB and CD are 2 पैरेलल कॉर्ड ऑन द सेम साइड ऑफ रेडियस, मतलब एक ही तरफ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक तरफ हमारे पास है, एक 10 का है तो ये छोटा वाला को 10 मान लेते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएगा तो ये 10 वाले को ये 5 बदल देगा, जो 24 वाला इसको 12 और 12 में बदल देगा। ठीक है, और इनके बीच की जो वैल्यू है वो 7 दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया होगा। अब इसको यहाँ मिला लेंगे, अगर मैं इसको 13 रखूँ तो ये 5 12, ये 13 12 के साथ 5 बन सकता है। अच्छा फिर क्वेश्चन में बोला कि अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ तो 7 5 12, ये और 5 तो ये भी 13 है, मतलब हर जगह से ये 13 रेडियस ही आ रहा है। तो अगर इसको पूरा व्यास बनाएंगे तो 13 और 13 मिले कितना आएगा, 26 आएगा। और ये दोनों अपोजिट साइड भी हो सकते हैं, बेसिक पाइथागोरस का रूल होता है, एप्लीकेशन होता है, इस तरीके से पूछा जाता है। अब एक देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम होने के क्या कंडीशन होते हैं, सर्वांगसम होने के कई सारे कंडीशन है। साइड एंगल साइड, एक ये मिल जाए, या RHS की प्रॉपर्टी मिल जाए, या फिर आपको तीनों भुजाएं बराबर मिल जाए तो भी लगा सकते हैं, या फिर एंगल साइड एंगल मिल जाए तो भी आप बता सकते हैं। देखिए कई सारे 4 केसेस होते हैं, इनमें से कोई भी फॉलो कर जाए उसको लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों त्रिभुज में एक भुजा और एक कोण बराबर, एक भुजा एक कोण से आप डिसाइड नहीं कर सकते। इनकी 2 भुजाएं बराबर हैं, 2 भुजाएं बराबर और परिमाप बराबर है, तो ये हो सकता है। देखिए क्यों, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर, अगर मान लीजिए ये 5 है ये 8 है, इसमें ये 5 है और ये हमारा एक 5 है एक 8 है। अगर 8 5 और परिमाप बराबर होने का मतलब इसका मान लीजिए ये वाला साइड हमारे पास 10 है, सपोज करते हैं, तो यहाँ पे भी ये 10 ही होना चाहिए, क्योंकि इनको जोड़ने पे बराबर आना चाहिए, मतलब ये एस वाली प्रॉपर्टी से हो सकता है। तीसरा कंडीशन देखते हैं, इनके क्षेत्रफल और आधार समान है। नहीं, सिर्फ क्षेत्रफल समान होने से
या आधार समान होने से नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर सर्वांग है तो क्षेत्रफल समान होगा, उल्टा वाइस वर्सा चलेगा। इनकी आधार और ऊंचाई सिर्फ आधार ऊंचाई से भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर वाला जो होगा यहाँ पे सही कॉन्सेप्ट है इसके लिए कि हाँ, जिसमें तीनों साइड के आ जा रही हैं, बराबर आ जा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज के दो भुजाओं का योग। अब ये सब क्वेश्चन देखिए क्या होते हैं, लिखे ही गए एक सिंगल लाइन में, इसको लगाने के लिए क्या कर सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग अगर 16 है तो सबको पता है कि बराबर बराबर होते हैं। अगर ये 8 8 16 तो तीसरी भी बराबर होती है। पूछा क्या, तीसरी भुजा की लंबाई, ये भी 8 ही होगी। समबाहु है इसलिए अब बता सकते थे कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्र की दूरी दिया हुआ है और वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा आपको निकालना है। कॉमन क्वेश्चन में आता है। देखिए, जब दो भुजाएं अगर दूरी दूरी पे हैं और ये वैल्यू आपसे पूछा जाए तो इस x की जो वैल्यू होती है, दोनों के डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस जो होता है इनका स्क्वायर और r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर होता है। अगर हमारे पास ये तिर्यक वाला पूछा जाता और यहाँ से इस x की वैल्यू पूछी जाती तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा इसके साथ साथ इस r1 प्लस r2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होता है। एक दोनों जब चिपके होते हैं तब का पूछा जाता है, एक r1 है एक r2 है। इस केस में इस x की वैल्यू 2 रूट में r1 r2 होता है। ये 3 केसेस आते हैं, बाकी केसेस तो और भी बन सकते हैं इसके अंदर में। अगर अच्छे क्वेश्चन सीजीएल में तो ऐसा भी दे सकता है कि दो सर्कल टच कर रहे हैं और एक कॉमन टेंजेंट इनके बीच में एक आ जा कि ये वाला a है, ये वाला b है, ये वाला c दिया है, तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी वैल्यू दे दिया, इसका दे दिया, इस वाले का पूछ लिया। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए मेंटली लग सकता है क्योंकि ये वाला केस है डायरेक्ट वाला टेंजेंट है, तो हम देखिए दूरी दिया हुआ तो हम ऐसे सीधा लिख देंगे 37 का स्क्वायर माइनस में इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 का स्क्वायर। इतना दिमाग नहीं लगाना कि हर के लिए फार्मूला लिखना हो। तो ये दिया, इन दोनों का डिफरेंस लिखना होता अगर डायरेक्ट वाला है तो। अब इनको भी स्क्वायर नहीं करना, एक बार इनको जोड़ देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 49, a प्लस बी a माइनस बी। एक बार इनको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ से 7 और यहाँ से 5, 7 गुणे 5 35। कौन सा वाला ऑप्शन होगा, सी वाला होगा। बाकी ये कंडीशन भी ध्यान रखिएगा, सर्कल में इसमें किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, इनके आयतन का अनुपात दिया, ऊंचाई का अनुपात। देखिए आयतन का अनुपात जो होगा ये 3 और 5 का होगा और ये 2 और 5 है ना। तो आप खुद से सोचिए कि आयतन हमारे पास क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। अब इसमें रेडियस जो है ना ये स्क्वायर होता है, हाइट का अनुपात चाहिए और इधर वॉल्यूम होता है। तो अगर हमको यहाँ से h का वैल्यू चाहिए तो हमको पता है v बाई r स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यानी कि जो भी आयतन होगा हमारे पास, आयतन कितना दिया है हमारे पास, इनका अनुपात दिया है 3 और 5 का, त्रिज्या का अनुपात का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर कितना है 4 और इसका स्क्वायर कितना है 25। 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 का गुणा इधर होगा 15 और इधर आ जाएगा, इसका गुणा इधर होगा 4, तो 15 और 4 का अनुपात आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे सही आंसर देगा आपको। ऑप्शन नंबर डी सही देगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 3 क्वेश्चन हमारे पास डीआई के भी पूछे आएंगे सीजीएल के एग्जाम में। डीआई के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन, परसेंटेज, औसत, रेशियो। अगर ये कुछ टॉपिक पता है तो मैक्सिमम 90% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, स्पेशली रेलवे और एसएससी के एग्जाम में। बाकी अगर आप बैंक का देते हैं तो वहाँ पे कई किसी भी टॉपिक का हो सकता है आपका डीआई। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखते हैं पहले क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि दी गई परीक्षा तालिका संस्थान में 3 अलग अलग विषयों में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत को दर्शाया गया। ये प्रतिशत है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 109 अंक आवश्यक चाहिए, परीक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अगर हिस्ट्री की बात करें तो इन 3 ही छात्रों में से कितने लोग पास हुए ये पूछा गया है। मिनिमम कितना चाहिए, 109 चाहिए। कितने में से, 175 में से। 105 भी दिया है तो एक बार 105 ही कर लीजिए, अंग्रेजी वाले को सही माना करिए। अगर कभी भी एग्जाम में आपका हिंदी में क्वेश्चन और इंग्लिश में मैच करना हो तो इंग्लिश वाले को सही करिएगा, क्योंकि हमेशा जो गूगल ट्रांसलेट होता है तो हिंदी में ही गड़बड़ होता है। अब 105 नंबर जो हमारे पास होता है, इस 175 का कितना होगा, 35 से। देखिए ये 3 बार में, 35 से ये 5 बार में, यानी ये 60% अंक जो पाएगा वही पास होगा। अब ये 54% पाया है ये फेल है, ये 51% पाया है ये फेल है, ये 75% पाया है ये पास है। मतलब कौन प्यास यहाँ पे पास होगा, श्याम।
और तो कितने स्टूडेंट थे, श्याम अकेला है, तो ये एक विद्यार्थी इसमें क्या होंगे। अब ऐसा नहीं कि इस 175 का 54%, इसका 51%, इसका 75% निकाल के नंबर निकालें कि कौन 105 से, एक बार निकाल लीजिए परसेंटेज, बाकी तो ये सारा दिख रहा था क्योंकि ये परसेंटेज में डेटा दिया हुआ था, 3 बार निकालने से बेहतर होगा। नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन में क्या है। सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किया। तो अब एक बार 79% अंक निकाल लेते हैं, कितना है 79%, आप कितने नंबर थे एक बार देखते हैं। फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब ये 100 के हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये 79% ऑफ 500 का निकाल देते हैं, कितना आ रहा है, परसेंटेज से कट गया, 5 9 45, 5 7 35 और 4 39, यानी 395 नंबर हमको चाहिए। और इसमें देखिए किसका किसका ऑप्शन में है, क्योंकि यहाँ 5 डेटा दिया, हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, तो कौन इसमें नहीं है, देखिए रोहित है, रोहित तरुण मोहित और सुमित है, तो शोभित वाले को आपको काउंट नहीं करना, इसको हटा देंगे पहले ही, क्यों इसका टाइम वेस्ट करेंगे। पहला चेक करते हैं, पहला देखिए कितने नंबर है हमारे पास, और देखिए इनको मिला के कितना आना चाहिए 395। तो कोशिश पहले क्या करना है एग्जाम में कैलकुलेशन बचाने के लिए कि यूनिट डिजिट का यूज़ करिए। यूनिट डिजिट का यूज़ का मतलब पहले यूनिट जोड़िए, 5 और 0 5, 5 5 10, 10 5 15 और 0, यानी लास्ट में इसमें 5 आ रहा है, तो ये हो सकता है तरुण को। दूसरा इसको चेक करें, 9 6 15, 15 15 और 4 19 और 8, ये तो हो ही नहीं सकता, यूनिट डिजिट फेल हो गया यहाँ पे। 3 और 4 7, 14 और 14 और 5 19, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट डिजिट 5 चाहिए हमको जोड़ने पे सबका। तो यहाँ से 8 8 16 2 16 16 24 26, यानी कि यहाँ भी नहीं होगा, मतलब ये पहला वाला ही सही है तरुण। तो तरुण ने ऐसा नंबर है जिसका 5 आ गया, बाकी जोड़ के भी चेक कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन करने का मतलब बनता नहीं, क्योंकि सारे को जोड़ना है, तो ये पहले यूनिट डिजिट देख लेते हैं। अगर यूनिट डिजिट से काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो जोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, कुछ तो आंसर हट जाएंगे वहाँ से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न परीक्षा केंद्र PQR में कुल उपस्थित उम्मीदवारों और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है। तालिका में अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या को। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस डेटा है कि कुछ है 2016-17 में टोटल कितने थे, प्रेजेंट कितने हैं, टोटल कितने हैं, उसमें से आए कितने लोग थे परीक्षा में। और क्वेश्चन क्या है वो इधर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वालों संख्या दूसरी सबसे अधिक संख्या। तो अनुपस्थित वाला पहले सबका निकालेंगे, 4 साल हमारे पास है, इसमें से कोई होगा 20 18 19 17, किसको हटाना है, इसमें से 5 डेटा दिया है, तो 2020 है ऑप्शन में, 2019 है ऑप्शन में, 18 है और 17 है, तो 16 को छोड़ देंगे क्योंकि 16 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनको तो काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन में 2016 दिया ही नहीं है सही, तो इसको हम वैसे ही हटा देंगे। यहाँ पे देखिए कितने लोग नहीं आए, तो बोलेंगे 5 लोग। यहाँ पे कितने लोग नहीं आए हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास 20 लोग यहाँ पे हैं, और यहाँ पे कितने लोग नहीं है, तो 5 लोग, तो 5 5 10 और 20 30 लोग हैं 2017 में। 2017 में 30 लोग हैं। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार पूरा डेटा दिख नहीं रहा, लेकिन हम मान लेते हैं 4 है, 20 है और 10 है, तो 10 20 30 34 लोग हैं 2018 में, 34 लोग हो गए। इसमें देखें 80 और 79, यानी यहाँ पे 11 लोग हैं, यहाँ पे 8 4 12 लोग हैं, और यहाँ पे हमारे पास 8 लोग हैं, 12 8 20 और 31 हो जाएंगे। 2019 में 31 लोग थे जो नहीं आए थे, ये हमारे पास 54 और 11 हो गए, यहाँ पे 14 हो गए और यहाँ पे 5 हो गए, तो 14 5 19, यानी कि 30 लोग हो गए। 2020 में 30 लोग थे। अब क्वेश्चन में बोला था क्या कि किस वर्ष में सभी केंद्र में अनुपस्थित रहने वाले संख्या दूसरे सबसे अधिक है। दूसरी सबसे अधिक की बात अगर यहाँ से करेंगे, तो अगर सबसे बड़ा अधिक की मैं बात करूँ तो 34 है, इसके बाद जो अधिक है वो किसका है, ये वाला है, 31 वाले का है, तो कौन सा नंबर आएगा, 2019 वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे सही क्या होगा, 2019, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा, हो सकता है गलत कर लें, 2016 को भी देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि सबसे ज़्यादा इसी में है, और हमको क्योंकि अधिक निकालना है, कहीं ऐसा है कि हो सकता है ये दूसरे नंबर पे ये 34 आता हो, तो एक बार इसको भी चेक करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आइडिया लगाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंस के बारे में पूछा गया, तो भी चेक करना। 3 है, और यहाँ पे हमारे पास कितने 45 55 11 हो जाएंगे, यहाँ 5 हो जाएंगे, नहीं ये वैसे ही बाहर है, छोड़ दीजिए। तो ये वाला सही आंसर था आपका 2019 वाला, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, नीचे के तालिका में परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 7 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रश्न दर्शाया गया है। कोष्टक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय की अधिकतम संख्या को दर्शाती है।
एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है कि यदि किसी उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में किसी विद्यार्थी या अन्य प्राप्त तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं तो उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंक ज्ञात किए जाए। समवन सिक्योर ऑल द हाईएस्ट स्कोर हैव बीन ऑब्टेन बाय सम स्टूडेंट और अदर इन द 6 सब्जेक्ट। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि कोई एक ऐसा विद्यार्थी है जो इनमें सबसे ज़्यादा नंबर पाया। सबसे ज़्यादा मतलब कि जैसे अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कैसे सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो कितना है, 100 है। तो ये एक विद्यार्थी और है, इनसे बाहर है, वो इनमें से कोई नहीं है, वो 100 नंबर पाया है मैथ्स में। केमिस्ट्री में देखिए जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो कितना है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 80 दिख रहा है, तो वो 80 नंबर पाया है। फिजिक्स में देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 90, तो वो 90 नंबर पाया होगा। ज्योग्राफी में हमारे पास देखा जाए तो 95 सबसे हाईएस्ट है, और हिस्ट्री में देखेंगे तो कहाँ पे हमारे पास 90 दिख रहा है, और दूसरा साइंस में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भी 90 दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई, इसमें इतना परसेंट दिया है ना हमारे पास। हाँ, ये प्रतिशत में अंक है। तो अब इनको हमको टोटल निकाल लेना है, औसत। अब एक ऐसा विद्यार्थी होगा जो इन सभी नंबरों का अगर काउंट करके इनका औसत बताना। देखिए औसत कैसे निकालेंगे, इसमें लगा लेंगे हम लोग जीएसएम मेथड, थोड़ा इजी हो सकता है जीएसएम अगर लगाएंगे तो एक बार नंबर हम देख लेते हैं। देखिए 150, 130 इनको काट लेते हैं। 150 को 15, 130 को 13, और हमारे पास क्या था, 120 को 12 है, फिर 10 है, 12 है, फिर 10 है, और कौन कौन सा है हमारे पास, 12 हो गया, 10 हो गया, 6 और 4 हो गया, 6 और 4 इनकी परसेंटेज वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जीएसएम मेथड लगा के, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, यही औसत मतलब एक तरीके से हम औसत निकालेंगे। पहले वाले में देखिए 100 था, इसमें ज़्यादा तो नहीं था, 100, 80, 90, 95, तो 100 मान लीजिए, 80 मान लीजिए, 90 मान लीजिए, 95 मान लीजिए, ये डेटा दिया हुआ है, 80, 95, 90 और 90, 90 और 90। अब देखिए औसत निकालने के लिए तरीका क्या होता है सबसे बेहतर, कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा बार 90 दिख रहा है, हम 90 मान लेते हैं कि औसत है, 90 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो 90 से ये वाला ज़्यादा कितना है, तो आप बोलेंगे 10 ज़्यादा है, ये वाला -10 ज़्यादा है, ये वाला 0 ज़्यादा है, ये वाला 5 ज़्यादा है, ये 0 है, ये 0, तो 0 0 वाला गुणा नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं ये बोलता 15 × 10 150। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, 13 माइनस में 130 आ जाएगा ये, और साथ में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यही सब है डेटा। अब इन सभी को जोड़ देना इनके हिसाब से, देखिए इन सभी को कितने से डिवाइड करना होगा, सभी में भाग दे देना होगा। तो 6 4 10, 10 20, और हमारे पास 10 30 और 32, और हमारे पास 10, हमारे पास 45, 15, 60 लोग हो गए। और 60 के हिसाब से देखें तो पहले तो इन 0 0 को ख़त्म कर लीजिए सभी में से। 15 में से 13 चला जाएगा 2, 2 और 5 7, तो ये 7/6 आया है, प्लस 90 तो ये है पहले से, यानी कि 90 प्लस, देखिए इसमें भाग देंगे तो एक बार और जाएगा, 1 सही 1/6, तो 91 सही 1/6% क्या होगा, इन सभी का औसत मार्क होगा। अगर कैलकुलेशन से बचना है तो ये जीएसएम सबसे ईजी तरीका होगा। बाकी आप चाहें तो इनको सबको परसेंटेज में अलग अलग निकाल के कंबाइन करके भी निकालेंगे तो भी आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में जो पूछे गए थे। और दूसरा चीज़, और अभी तक अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस बैच में आ सकते हैं। एसएससी का प्रैक्टिस बैच है जिसके अंदर में हम लोग प्रीवियस ईयर भी करेंगे और हाई लेवल के एक सीरीज अलग से भी चलाएंगे। प्रीवियस ईयर का लेवल आप देख पा रहे हैं कि एक इजी भी है, कुछ जगह कैलकुलेटिव है, कोई क्वेश्चन मुश्किल वाला तो नहीं है। तो इस बैच में आ सकते हैं। कहाँ मिलेगा आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप। बाकी कूपन कोड का भी यूज़ कर सकते हैं अभी के लिए। और जिनका कॉन्सेप्ट भी वीक है और पूरे तरीके से स्ट्रांग होना चाहते हैं वो फाउंडेशन बैच में आ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बाकी चीज़ें यानी अगला वाला सेट करेंगे। अब हम लोग सेट थोड़ा ज़्यादा करने वाले हैं, एक एक दिन में 2-2 3-3 सेट करेंगे। जो प्रीवियस ईयर वाले होंगे देखिए वो बहुत कम समय में हो जाते हैं, ठीक है। जो मुश्किल वाले क्वेश्चन होते हैं देखिए, जो प्रीवियस ईयर होते हैं मैक्सिमम 30 मिनट से लेकर 35 मिनट में सफिशिएंट टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बताते हुए आपको समझाते हुए। बाकी सॉल्व करना हो तो 10-12-15 मिनट भी बहुत सफिशिएंट टाइम है अगर आप खुद से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।